सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पर्वत प्रदेश में पावस इस कविता का अध्ययन करेंगे। तो ये कविता सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित है। सुमित्रा नंदन पंत जो प्रकृति प्रेमी कवि कहा जाता है इन्हें, क्योंकि प्रकृति का इनसे अधिक सुंदर वर्णन किसी और कवि ने नहीं किया। तो आइए हम इस कविता का अध्ययन करते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मैखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। बच्चों, पावस ऋतु, पावस होता है वर्षा ऋतु। पर्वत प्रदेश होता है हिल स्टेशंस, पहाड़ी इलाके जो होते हैं उन्हें कहा जाता है पर्वत प्रदेश। तो इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने इस कविता में बताने का प्रयास किया है कि जब वर्षा ऋतु होती है पहाड़ों में, पर्वतीय प्रदेशों में, तो प्रकृति अपना रूप जो है बदलती है। कभी आसमान जो है काले बादल छा जाते हैं, कभी आसमान बिल्कुल क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है बिल्कुल। कभी तेज वर्षा होने लगती है, कभी धुंध छा जाती है, कोहरा छा जाता है। तो बस पर्वतीय प्रदेशों में यानी कि हिल स्टेशंस पे क्या होता है, वर्षा ऋतु के दौरान किस तरह से प्रकृति अपना वेश बदलती है, अपने रूप बदलती है, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस कविता में किया है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, कहते हैं कि वर्षा ऋतु थी पर्वत प्रदेश में, यानी कि पहाड़ी इलाके में वर्षा ऋतु हो रही थी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, ऐसा लग रहा था कि प्रकृति जो है पल पल में अपना रूप बदल रही है। ठीक है, मेखलाकार पर्वतापार, ठीक है, प्रकृति अपना रूप बदल रही है। कभी काले बादल छा जाते हैं, कभी कोहरा छा जाता है, कभी धुंध हो जाती है, कभी वो बरसने लगती है बारिश। तो इस तरह से वो अपना वेश बदलती है प्रकृति। मेखलाकार पर्वतापार, मेखलाकार बच्चों होता है एक आभूषण होता है, एक करगनी होती है, एक जो कमर पे बांधी जाती है। कमर पे औरतें जो हैं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कमर पे करगनी बांधती हैं। ठीक है, हम अपनी लैंग्वेज में चलो आप समझ लो कि बेल्ट, लेकिन वो बेल्ट नहीं होती, वो चांदी की होती है करगनी, सोने की भी लोग बनाते हैं। तो वो होती है, आभूषण होता है वो करगनी। वो औरतों की स्त्रियां जो हैं वो अपने सौंदर्य को सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग करती हैं। तो कवि ने कहा है कि मेखलाकार पर्वतापार, कहते हैं कि जो हिल स्टेशन है, जो पर्वतीय इलाका है, उसकी चारों ओर पर्वत जो है फैले हुए हैं। बच्चों, आपने हिल स्टेशन देखा होगा, कोई पर्वतीय प्रदेश देखा होगा, पहाड़ी इलाका देखा होगा आपने, तो आपने ये देखा होगा कि सेंटर में एक बस्ती होती है और आगे पीछे चारों ओर पर्वत ही पर्वत होते हैं। तो वो पर्वत जो है उस इलाके की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो कवि ने भी ऐसे ही कहा है कि जैसे एक औरत के कमर के चारों ओर करगनी लगाती है औरत और अपनी सुंदरता को बढ़ाती है, उसी प्रकार जो पर्वतीय इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है, उसके चारों ओर जो पर्वत फैले होते हैं वो करगनी की भांति लगते हैं, उस आभूषण की भांति लगते हैं, जो उस क्षेत्र का, पर्वतीय क्षेत्र का, उस हिल स्टेशन का सौंदर्य बढ़ाते हैं। ठीक है, पर्वत जो है
सौंदर्य बढ़ाते हैं करगनी की तरह। अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अब लोग सहस्त्र होता है हजारों, दृग होता है आंखें, सुमन होता है फूल। कवि कहते हैं पर्वतों पे हजारों फूल, दृग हजारों, सुमन फूल। उन पर्वतों पे हजारों फूल लगे होते हैं और ऐसे लगता है दृग कि जैसे वो फूल नहीं, वो उन पर्वतों की हजारों आंखें हैं। ठीक है, फूलों की किससे तुलना की है? आंखों से। उन्होंने है कि वो ऐसे नहीं लगते कि वो फूल है, वो हजारों फूल पर्वतों पे जो लगे होते हैं वो उनकी आंखें लगती हैं। अवलोक रहा है बार बार। अवलोक होता है देखना। नीचे जल में निज महाकार, महाकार होता है विशाल आकार। जिसके चरणों में पला ताल, ताल होता है तालाब। दर्पण सा फैला है विशाल, दर्पण होता है शीशा, मिरर जिसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, कवि कहते हैं कि उन पहाड़ों पे फूल जो लगे होते हैं ऐसे प्रतीत होता है मानो उन पहाड़ों की आंखें हैं और वो पर्वत जो है, वो पहाड़ जो है, उन आंखों के माध्यम से सारा सुंदरता देख रहे हैं। और उन पर्वतों के नीचे जो पानी इकट्ठा हो गया है वो तालाब बन चुका है। ताल क्या होता है? तालाब। उस तालाब में पर्वत अपनी हजारों आंखों से अपना प्रतिबिंब देखते हैं। ठीक है, क्योंकि पर्वत जो होते हैं, पर्वत तो ऐसे खड़े हैं समझो, उन पर फूल लगे हुए हैं। कभी लगा कि वो फूल उनकी आंखें लगती हैं, उन आंखों से वो नीचे जो पानी होता है पहाड़ों के नीचे, वो तालाब, उस पानी, वो इतना साफ पानी होता है, इतना पारदर्शी जल होता है। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो चमक उठता है वो जल, और जो पर्वत है उस जल में अपना, उस तालाब में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपनी परछाई देखते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है, और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं अपना प्रतिबिंब देख के उस पानी में। ठीक है, महाकार, महाकार तो विशाल आकार, अपना विशाल आकार उस तालाब में देखते हैं। तो बच्चों इसको मैं अब शॉर्ट में बताती हूँ थोड़ा कि वर्षा ऋतु का मौसम है। तो कवि कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में जो पर्वत है, पर्वतीय इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जो वर्षा ऋतु में के दौरान क्या होता है कि जो उस समय प्रकृति अपने भिन्न भिन्न रूप बदलती है, विभिन्न रूप अपने दिखाती है। कभी वो कभी काले बादल छा जाते हैं, कभी धुंध, कभी कोहरा, तो अपने विभिन्न रूप वो बदलती रहती है। इस दौरान क्या होता है कि वो पर्वत जो है वो ऐसे लगते हैं मानो करगनी। जैसे एक स्त्री अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कमर पे करगनी लगाती है, उसी प्रकार उस पहाड़ी इलाके को चारों ओर से पर्वतों ने घेरा होता है और ऐसे लगता है कि उस पर्वतीय इलाके ने, उस पहाड़ी इलाके ने करगनी पहन रखी है, क्योंकि वो पहाड़ जो है उसकी सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उस पहाड़ी इलाके को। और पर्वतों में जो फूल लगे होते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि वो हजारों फूल, पर्वतों की हजारों आंखें हैं और उन हजारों आंखों से वो पर्वत अपने चरणों में, अर्थात जो पहाड़ों के नीचे जो पानी इकट्ठा हुआ होता है तालाब के रूप में, उस तालाब में अपना विशाल आकार देखते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं और प्रसन्न हो उठते हैं। तो ये पहला पैराग्राफ इतना ही। अब दूसरा पैराग्राफ करते हैं। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ। गिरी का गौरव गा कर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। कहते हैं कि गिरी होता है पर्वत, गौरव होता है यश। तो कह रहे हैं कि जो कवि कहते हैं कि पहाड़ों के ऊपर से जो झरना होता है, झरना आपने देखा होगा बच्चों, जब पहाड़ों के ऊपर से झरना जो बहता हुआ आता है, तो
झरने का जो पानी है वो अगर उनको बड़े ध्यान से आप देखें तो वो इस तरह लगता है कि जैसे वो झरने का पानी जो है, जो बूंद है, बूंद 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 ऐसी लगती है जैसे मोतियों की लड़ी होती है। कभी ध्यान से देखना कि पर्वतों से जब पानी झरना गिर रहा होता है तो ऐसा लगता है कि मोतियों की लड़ियां जो हैं वो नीचे गिर रही हैं। गिरी का गौरव गा गा गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, कि वो झरने का पानी मोतियों की लड़ियों के समान लगता है झरना जो है, और ऐसा लगता है कि गिरी का गौरव यानी कि पर्वतों का गौरव जो है उनका यशगान कर रहा है। कौन उनकी यशगान कर रहा है? ये झरना। कि झरना जो है कर कर की ध्वनि करता हुआ पर्वतों के ऊपर से गिरता है, लड़ियों के समान, मोतियों की लड़ियों के समान वो झरने का जो पानी है, पानी की बूंदें जो हैं वो मोतियों की लड़ियों के समान लगती हैं। और ऐसा लगता है कि वो ध्वनि जो सुनाई देती है हमें कल कल की, ऐसा लगता है मानो वो पहाड़ों का यशगान कर रही हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, कह रहे कि वो मस्त होके उसका यशगान कर रहे हैं, पहाड़ों की प्रशंसा कर रहे हैं, और हमारे भी नस नस में एक उत्साह का संचार करते हैं। हमारे अंदर भी एक उत्साह आता है जब उस ध्वनि को सुनते हैं, जब उस दृश्य को देखते हैं, कि एक उत्साह का संचार होता है, हमारी भी उत्तेजना जो है वो बढ़ती है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं जाग भरे निर्जर, कहते हैं कि पानी जो झरनों का पानी गिरता है मोतियों की लड़ियों के समान लगता है, और जब वो नीचे गिरता है पानी, पहाड़ों के ऊपर से नीचे गिरता है, तो वो झाग भी उत्पन्न करता है। ठीक है, वो झाग उत्पन्न भी करता है। बेटे वो जो झाग होती है उसे फेन कहा जाता है। जो पानी झरने से जो नीचे गिरने से झाग से उत्पन्न होती है उसे फेन कहा जाता है। तो वो पानी जो झरना है जो वो फेन भी उत्पन्न करता है, वो झाग भी उत्पन्न करता है। गिरिवर के उर से उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, कह रहे हैं कि पहाड़ों पर जो तरुवर है, तरुवर होता है वृक्ष, पहाड़ों पे ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो हैं ऐसे लगता है कि पहाड़ों के हृदय, उर होता है हृदय, हृदय में उठने वाली जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं जो हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। है जाग रहे नीरव नभ पर, नीरव होता शांत, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हैं ऐसे लगता है मानो वो आकाश की ओर देख रहे हैं, शांत आकाश की ओर देख रहे हैं। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, अनिमेष होता है एक टक, टकटकी लगाए हुए, बिल्कुल ध्यान पूर्वक, चिंता, थोड़े चिंता में भी लग रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि जो ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष हैं जो उन पर्वतों पे लगे होते हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे वो उनके हृदय में कुछ उच्च आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो उन इच्छाओं को पूरा करने की चाहत रखते हैं, और एक टक जो है वो आसमान की तरफ देखते रहते हैं, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल एक टक होकर, बिल्कुल टकटकी लगाकर वो है आकाश की ओर, शांत गगन की ओर देखते हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे वो मनुष्य को एक शिक्षा देते हैं कि हमें अपना जो एक लक्ष्य है उसको साधना चाहिए, हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस पर एकाग्रचित्त होकर उसी पर कार्य करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य को भी ये प्रेरणा दी कि हमें भी अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए, एकाग्रचित्त होकर उसी पे ध्यान देना चाहिए, हमारा लक्ष्य जो है ज़रूर पूरा होता है इस तरह से। तो इस तरह से इन पंक्तियों में मुख्य रूप से यही बात कहेगी कि जो झरने हैं, झरने ऐसे लगते हैं कि मानो मोतियों की लड़ियां हैं, उनसे जो ध्वनि सुनाई देती है ऐसे लगता है कि जैसे वो पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और जब वो नीचे गिरते हैं, जो झरना है, झरनों का पानी जब नीचे गिरता है तो एक झाग से उत्पन्न करता है, फेन उत्पन्न करता है, और पहाड़ों पे जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगे होते हैं ऐसे लगता है
कि वो पहाड़ों की उच्च आकांक्षाओं को, उनके हृदय में उठने वाली इच्छाओं को प्रकट कर रहे हैं। ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो है आसमान की तरफ देखते हैं और एक टक, बिल्कुल टकटकी लगाकर, बिल्कुल स्थिर होकर वो आसमान की तरफ देखते हैं और हमें भी शिक्षा देते हैं कि हमें भी लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, एक ही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसी पे हमें एकाग्र चित्त होकर उसी पे कार्य करना चाहिए। हमारा लक्ष्य इस तरह से जरूर पूरा होता है। यदि हम फोकस होते हैं ना उस लक्ष्य की ओर, तो हमारा लक्ष्य एकाग्र चित्त होने से जरूर पूरा होता है। तो ये थी दूसरी। अब हम तीसरी पंक्तियां करेंगे। अब हम तीसरा पैराग्राफ करेंगे। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पार। रव शेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभ्य शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कवि सुमित्रानंद पंत जी इन पंक्तियों में कहते हैं, उड़ गया अचानक लो भूधर। हुआ ये कि पर्वतीय प्रदेश में जो जैसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद दृश्य वहां का बदल जाता है, वो हमने पहले ही बात की थी। अब यूं हुआ कि आकाश में काले बादल छा गए, बादल छा गए चारों तरफ। तो जो भूधर है, भूधर क्या होता है? पर्वत। कवि कहते हैं कि पर्वत जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहे थे कहीं पे। पर्वत जैसे कोहरा छा गया, फिर कोहरा छा गया तो ऐसे लगा कि पर्वत कहीं गायब हो गए। बच्चों, जब कोहरा छा जाता है तो ऐसा हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। कई बार आप भी कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो सामने पता ही नहीं चलता कि सामने गाड़ी आ रही है, क्या हो रहा है। काफ़ी डिस्टेंस, बिल्कुल नज़दीक तक हम देख सकते हैं, दूर का डिस्टेंस पे हम कोई चीज़ होती है तो दिखाई ही नहीं पड़ती। तो यही हो रहा था, कह रहे कोहरा छा गया और भूधर जो है यानी कि जो पर्वत है वो ऐसे लग रहा था कि वो भी कहीं गायब हो गए हैं। ऐसे लग रहा था कि जैसे उन्होंने, पहाड़ों ने क्या किया, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पार। जो पहाड़ है वो गायब हो गए और उड़ गए जैसे वहां से, और पारे के समान, जैसे पारा आपने देखा हो बच्चों, मरकरी इसको बोलते हैं, मरकरी। तो वो सफेद रंग का होता है बिल्कुल। तो कभी कह रहे हैं कि जैसे पारे का सफेद रंग होता है बिल्कुल चमकीला सा, वो इस तरह लग रहा था कि वो पर्वत जो है पारे के जैसे पंख लगाकर उड़ गए हैं और आसमान में वो बादलों जो है वो पंख लगाकर फड़फड़ा रहे हैं। ठीक है, बादलों रूपी पारे के समान सफेद रंग के बादल रूपी पंख लगाकर आसमान पर फड़फड़ा रहे हैं। रव शेष रह गए हैं निर्जर, कहते कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, रव शेष रह गए हैं निर्जर। अब क्या रहेगा? रव होता है ध्वनि। अब सिर्फ ध्वनि सुनाई दे रही है, किसकी? झरनों की। अब सिर्फ झरनों की ध्वनि सुनाई दे रही है। कोहरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और ऐसे लग रहा है कि जो पर्वत है वो भी पारे के समान सफेद रंग के पंख लगाकर आसमान में फड़फड़ा रहे हैं, अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। क्योंकि बच्चों, आसमान में जब देखते हैं हम, तो जब कोहरा छा जाता है तो बादल छाए होते हैं, जब तो ऐसा लगता है कि जैसे पक्षी खड़े हैं, कोई पक्षी बैठे हुए हैं इधर इधर इधर। वो कुछ नहीं होता, वो बादल होते हैं। तो उस कवि भी जो है वो कल्पना कर रहे हैं, कहते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे वो पंख लगाकर जो पर्वत है वो ही ऊपर चले गए हैं और फिर सिर्फ ध्वनि सुनाई दे रही है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, झरनों की ध्वनि सुनाई दे रही है टूट पड़ा भू पर अंबर। फिर वर्षा शुरू हो जाती है, इतनी तेज वर्षा होती है कि ऐसा लगता है कि मानो धरती पर ही जो है अंबर जो है टूट के गिर पड़ा है। धस गए धरा में सभ्य,
शाल। सभय, सभय क्या हो गया? डर के कारण। भय होता है डर, स होता है साथ। शाल जो होता है, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं शाल, जिसे साल भी कहा जाता है, शाल कहा जाता है, टीक ट्री कहा जाता है। तो ऐसे लगता है कि धंस गए जरा में, सभय शाल, डर के कारण। ऐसे लगता है जब वर्षा होती है तो ऐसे लगता है कि आकाश भी धरती पे टूट पड़ा, इतनी तेज वर्षा होती है। और ये जो शाल है, यानी कि साल का या शाल का जो वृक्ष है, इतने बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, ऐसे लगता है कि वो भी डर के मारे धरती पे कहीं धंस गए हैं, छुप गए हैं कहीं पे। वो भी उठ रहा धुआं, जल गया ताल। बच्चों, ताल होता है तालाब। कहते हैं कि जब कोहरा छा जाता है तो ऐसे लगता है कि जैसे तालाब जो है, तालाब में आग लग गई है। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब कहीं पे आग लगती है तो धुआं उठता है, और धुआं वैसा ही बिल्कुल दिखाई पड़ता है जैसा कोहरा होता है। कवि ने इसीलिए इसका कंपैरिजन, इसलिए इसने उसकी धुएं के साथ उसने तुलना कर दी यहाँ पे। तो कवि कहते हैं कि जब कोहरा छा जाता है तालाब के ऊपर तो ऐसे लगता है कि तालाब में आग लग गई है, और उसके ऊपर धुआं धुआं सा जो दिखाई देता है वो कोहरा होता है। वास्तव में वो धुआं नहीं होता, वो कोहरा होता है। उठ रहा धुआं, जल गया ताल। ऐसे लगता है तालाब जल गया है और धुआं उठ रहा है। यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कवि कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। कभी काले बादल छा जाते हैं, कभी कोहरा छा जाता है, कभी धुंध छा जाती है, कभी तेज वर्षा हो जाती है। तो ये हो क्या रहा है? वास्तव में ऐसे कवि कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे इंद्र देवता, बच्चों, वर्षा के देवता हैं, होते हैं इंद्र देवता। तो कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो इंद्र देवता जो हैं वो क्या कर रहे हैं? जलद यान, जलद होता है बादल, यान होता है विमान, ठीक है। ऐसे लगता है कि जैसे बादलों के विमान में बैठकर जो इंद्र देवता हैं, जो वर्षा के देवता हैं, वो इंद्रजाल खेल रहे हैं। यानी कि वो कोई क्या कर रहे हैं? कोई जादू दिखा रहे हैं। कोई इस तरह से जान पड़ता है कि कोई जादू दिखा रहे हैं, अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं। तो ये है इसका अर्थ बच्चों। इसका मुख्य एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि जब कोहरा छा जाता है तो कवि कहते हैं कि ऐसे लगता है कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब कोहरा छा जाता है ऐसे लगता है जैसे भूधर, यानी कि जो पर्वत है वो भी उड़ गए हैं, वहां से गायब हो गए हैं। वहां से उन्होंने भी पारे की तरह पंख लगा लिए हैं सफेद रंग के, और आकाश में फड़फड़ा रहे हैं, ठीक है। धरती पे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ सुनाई देता है झरनों की ध्वनि। वो झरनों की ध्वनि सुनाई देती है। तो कवि कहते हैं कि इतनी देर में वर्षा शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे धरती पर आकाश ही टूट पड़ा है। इस तरह से हमें आवाज आती है, और फिर ऐसे लगता है कि उस आवाज के कारण जो शाल के वृक्ष हैं, बड़े बड़े शाल के जो वृक्ष हैं, वो डर जाते हैं, और डर के मारे वो कहीं धरती पे धंस जाते हैं, ठीक है। और कवि कहते हैं कि कोहरा जब छा जाता है तो तालाब ऐसे लगता है कि मानो, तालाब का दृश्य ऐसे लगता है कि तालाब में किसी ने आग लगा दी है, और वो धुआं जो है वो हमें दिखाई पड़ता है। वास्तव में बच्चों वो धुआं नहीं, वो कोहरा होता है। तो कोहरे की तुलना यहाँ पे धुएं से कर दी गई है। और उन कवि ने कहा कि ये विभिन्न प्रकार के दृश्य जो हमें दिखाई पड़ते हैं, कभी कोहरा, कभी बादल, कभी काले बादल, कभी वर्षा, तो ये तो ऐसे दिखाई पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंद्र देवता, वर्षा के देवता क्या कर रहे हैं? वर्षा के देवता अपनी बादलों के विमान पर बैठकर अपनी जादुई छड़ी से
ये सारा जादू जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, और ये जादुई खेल खेल रहे हैं। तो बच्चों ये थी हमारी कविता का, जो कविता मैंने आपको समझा दी, कविता थी हमारी पर्वत प्रदेश में पावस। तो बच्चों इससे संबंधित अगर आपको कोई शंका हो तो आप अपनी शंका का निवारण अवश्य कीजिए, मुझे संपर्क कीजिए। मैं आपकी समस्याओं का निवारण करने हेतु सदैव तत्पर रहती हूँ। धन्यवाद बच्चों।